ने आईसीएमआर जेआरएफ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बायोकेमिस्ट्री के और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उसके बारे में जान लिया है। नाउ वी आर फैमिलियर। तो आज हम लोग आईसीएमआर जेआरएफ 2024 के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इफ यू वांट टू स्कोर रियली हाई, अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए कट ऑफ जो है आईसीएमआर जेआरएफ की हाई जाती है, तो मेक श्योर आप लोग जो है एक एक चीज एक एक यूनिट बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज स्कोर हमको ज्यादा लेके आना है इस एग्जाम में। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यहाँ पे अगर हम लोग सारी यूनिट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे हैव फ्रेम जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में से। यहाँ पे हम मैक्सिमम स्कोर जो है गैदर कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक्स में जो आपको जरूर करनी चाहिए जेआरएफ आईसीएमआर के लिए। देखिए वैसे तो लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी की सीएसईआर जेआरएफ के लिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, वही चीजें हैं। तो इसके भी बेसिक्स क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग एंड आईसीएमआर। तो करना तो देखिए मेजोरिटी सब कुछ ही है, बट लेट्स फोकस की क्या क्या जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट फेमस मेंडल्स लॉज और मेंडल्स जेनेटिक्स। और मेंडल्स लॉज बेसिकली, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा जस्ट। इसमें भी मेंडल्स लॉ और इस अगर हम लोग फोकस करें तो इसमें गो फॉर मेनली जो है आप एक्सेप्शनल जो केसेस रहे मेंडल्स लॉ के उस पर फोकस कीजिएगा। फॉर इंस्टेंस गो फॉर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिन्होंने इनकी थ्योरी फेल की थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिएगा एक बार, को डोमिनेंस, उस पर फोकस कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, तो ये स्टार्ट कीजिएगा यहां से। नेक्स्ट यस, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तो एक बार आप ध्यान से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जरूर देखिए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, और क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की, तो गो फॉर यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंसेस, गो फॉर इट जरूर। इनके बीच में डिफरेंसेस आप लोग जरूर देखिएगा। Now chromosome structure, then go for chromosomal disorders और genetic disorders, very very important। ये तो कैंसर और apoptosis के भी most famous questions है। So chromosomal disorders और mutation, again very important, mutation जरूर देखिएगा। genetic mutation disorders, तो chromosomal disorders और mutation से related they may even frame a न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ जाएंगे, दे सकते हैं। देन दोबारा से आई कैन रिकॉल मेंडल्स लॉ में यहाँ पे आप लोग यहाँ से दे में फ्रेम अ न्यूमेरिकल आ सकता है। और वही क्वेश्चंस आते हैं, देखिए अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें कि F1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, बहुत ज्यादा सिंपल। F1 F2 जनरेशन के जो क्रॉसिंग होते हैं वो वाले न्यूमेरिकल दे आर फ्रेमिंग। तो यहाँ से देखिए कितना सिंपल है और स्कोरिंग हो जाता है, ये वाले आप तो आसानी से कर देंगे। तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड पूछ ले या को डोमिनेंस से रिलेटेड भी पूछ ले, तो इनमें जो है आप लोग लॉज से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस कीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट
हाउसकीपिंग जीन्स क्या होती है वो देखिएगा, और इसमें भी एग्जाम्पल पे फोकस, को एप्लीकेशंस पे फोकस करना है आगे। जैसे जेआरएफ सीसीआर में भी फ्रेम होके आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। देन लिंकेज, अगेन न्यूमेरिकल देने फ्रेम, तो इसका फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए, तो इस पे भी फोकस कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की क्योंकि हम लोगों ने बात की है, तो गो फॉर ट्यूमर एज वेल, जेनेटिक डिसऑर्डर ट्यूमर, और इसमें भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के एग्जांपल्स, टाइप्स, उस पे भी फोकस कीजिएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। थोड़ा सा कैंसर, एपोप्टोसिस का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी जीन्स खराब होती है, क्या क्या रोल है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, कॉमन टॉपिक है, कैंसर ऑफ अपटोसिस सेल बायोलॉजी में भी आ जाता है, और बायो इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी आता है, जेनेटिक्स में भी आता है, तो मोस्ट कॉमन, थोड़ा बहुत रोल इम्यूनो, तो दिस इज लाइक, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सभी यूनिट्स की। अगर हम लोग बात करें, कॉमन टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट कम्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे एक mRNA का कॉन्सेप्ट भी जरूर आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और mRNA की क्योंकि मैंने बात की है या फिर RNA की बात की है, तो गो फॉर RNA स्प्लाइसिंग, कैपिंग, इनके जो मेथड्स हैं वो आप लोग जरूर देखेंगे, एक बार देख लीजिएगा। सो इन शॉर्ट आई मीन बेसिक्स ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और बेसिक्स देखिएगा। बेसिक्स यानी कि कौन कौन सा, थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म आप देखेंगे, और एंजाइम्स इन्वॉल्व, डीवीडी जेआरएफ के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे में फ्रेम, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब डीएनए रिपेयर, हाउ कैन यू फॉरगेट डीएनए रिपेयर, तो गो फॉर अगेन एंजाइम्स, कौन कौन से इन्वॉल्व है, सो सेम चीज मैकेनिज्म और एंजाइम्स पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। एंजाइम्स इन्वॉल्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रिपेयर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग। अब द नेक्स्ट कम्स कोडॉन, एंटीकोडॉन का स्ट्रक्चर, एमआरएनए में भी स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिएगा, वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में भी आ रहा है, अगेन कॉमन टॉपिक, लेकिन आप दोबारा से देखिएगा एमआरएनए, सॉरी टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए, सो एंटीकोडॉन स्ट्रक्चर देखिए, क्या होते हैं ये, इनका स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, फंक्शंस एंड ऑल। देन जीन्स की अगर हम लोग बात करें, तो जीन्स में बड़े ही बहुत बेसिक क्वेश्चन, डोमिनेंट जीन्स कौन से होते हैं, एपिस्टेसिस क्या होता है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए
वेरी वेरी बेसिक्स। देन हमने आरएनए स्पाइसिंग, आरएनए कैपिंग की बात की, तो हाउ कैन वी फॉरगेट आरएनए इंटरफियरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए इंटरफियरेंस। फिर आते हैं अगेन स्ट्रक्चर पे, अगर हम लोग जो फोकस करें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट पे जाए, तो एक्टिन, मायोसिन, जो भी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लीजिएगा। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, go for this as well. गैप जंक्शंस, ये कॉमन टॉपिक्स है अगेन जो सेल बायो में भी आ रहे हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट आई कैन से सेल टू सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, उसमें जो आ रहा है गैप जंक्शन, क्या क्या चीजें जोड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर फंक्शंस, गो फॉर दिस। ये ने CCR JRF की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। गैप जंक्शंस तो बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बेस्ड काफी न्यूमेरिकल दे आर फ्रेमिंग। Then I can recall सैटेलाइट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। सैटेलाइट्स क्या होते हैं ये भी जरूर देखिएगा। ओके, सो ये मेन टॉपिक्स है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए। एंड आई रिपीट कि आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर यहां से ले सकते हैं। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चंस है ना, काफी सिंपल टॉपिक्स है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो कि करनी ही है, तो आप देखिए ये काफी स्कोरिंग है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, वी कैन स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दिस सेक्शन। सो प्लीज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो आप लोग जरूर कीजिएगा और ये टॉपिक्स पे तो जरूर ही फोकस कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग जो है आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स डिस्कस करें। शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ICMR JRF के लिए। कौन कौन से जो टॉपिक्स है आपको जरूर करने चाहिए ICMR JRF 2024 एग्जाम के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूनिट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, स्पेशली अगर हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायो एंड एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। सो इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियो में से आ रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में से आते हैं। चलिए बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में
हमको कौन कौन से टॉपिक्स जरूर करने चाहिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आरएनए, डीएनए स्टेबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो रिपीटेडली हर एग्जाम में फ्रेम होके आ ही रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, और स्टेबल क्यों होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए एंड टाइप्स ऑफ डीएनए एज वेल, और क्या डिफरेंसेस है स्ट्रक्चरली आरएनए और डीएनए के बीच में, और ये स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और क्यों है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आरएनए या फिर डीएनए का एक्सट्रैक्शन, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटेशन जो हम लोग करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन फोल्डिंग, और जो मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सो एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसमें भी प्रोटीन फोल्डिंग की अगर हम लोग बात करें और थोड़ा सा डीप में और स्पेसिफिक हो, तो आप लोग जो है रिलेटेड डिसीजेस जरूर कीजिएगा। डिसीजेस रिलेटेड टू प्रोटीन फोल्डिंग, और जो मैकेनिज्म होता है अनफोल्डिंग और फोल्डिंग का, go for it. This is important. Okay. Then how can we forget structure of amino acids, proteins, इनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। सो सेकेंडरी structures of proteins. Next is न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो करना है, और यस इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम द फ्रेम न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से अगर हम लोग रिलेट करें तो जेनेटिक कोड का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जेनेटिक्स में भी आ रहा है। यहाँ पे भी जेनेटिक कोड की अगर हम लोग बात करें, सो दे फ्रेम न्यूमेरिकल एज वेल। सो यहाँ से भी न्यूमेरिकल निकल के आ जाते हैं जेनेटिक कोड से रिलेटेड। देन मेटाबॉलिक पाथवेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी साइकिल्स है, पाथवेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग फोकस करें glycolysis. We have to focus on glycolysis, etc, and phosphorylation. Krebs cycle, तो ये टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए बायोकेमिस्ट्री में। ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो हम लोगों ने काफी चीजें आईसीएमआर जेआरएफ से रिलेटेड जो है, आईसीएमआर जेआरएफ 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको जरूर करने चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हम लोग करते आ रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, सॉल्व किया है।
आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ में भी कौन से सेक्शन में, जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो आपको 100% जो है टॉपिक्स करनी चाहिए, 100% टॉपिक्स, हाई चांसेस है कि इन्हीं में से है जो क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे। और दोनों ही स्ट्रीम्स जो है, चाहे वो लाइफ साइंसेस हो और सोशल साइंसेस हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होएगा, क्योंकि जो एप्टीट्यूड सेक्शन है दैट्स कॉमन फॉर बोथ। So life sciences and social sciences both, it would be helpful for both. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि आप लोग जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस एनसीईआरटी 9th-10th की। 9th-10th में जो हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे। फिजिक्स जिसमें आ रहा है फिजिक्स बेसिक्स 9th-10th, केमिस्ट्री and biology, along with some basics of mathematics. मैथमेटिक्स तो टॉपिक्स, तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। एंड यस, इन चारों के अलावा आप जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इन दोनों में भी जरूर 100% करने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, सो इसमें 9th-10th बेसिक्स पे अगर हम लोग जो है, तो सॉल्यूशन एक चैप्टर है, उसमें भी क्या एक स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में जो है डायनेमिक्स में जो है बिल्कुल सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, जरा जो बेसिक चीजें हम लोगों ने जो 9th में पढ़ी है, राइट, इंक्लूडेड इन 9th क्लास में आ रहा है ना थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में। तो उसके आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे, सिस्टम क्या है, और एक बार पढ़ लीजिएगा सराउंडिंग सिस्टम और हीट और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट एंड सिस्टम सराउंडिंग्स का बिल्कुल बेसिक्स देखिएगा, इस तरीके के क्या क्या होते हैं एक बार ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन। आगे सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो आ रहे गैशियस जो लॉज आ रहे हैं, सो गैसेस से रिलेटेड जो लॉज आ रहे हैं, जैसे कि उन पे बेस्ड साइंटिस्ट लोगों ने जो दिए थे, चार्ल्स लॉ, एक बार प्लीज गो फॉर इट, और बॉयल्स लॉ, इनके एप्लीकेशंस दे फ्रेम, एप्लीकेशंस दे फ्रेम बेस्ड क्वेश्चंस। एंड दिस, ये जो है ये हर एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को जो रिलेट करते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीजें, इनकी एप्लीकेशन जरूर आती है, आते ही आते हैं क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड पे। कोई भी आप एग्जाम अगर दे लीजिए, नोट करेंगे आप इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट, अलॉयस के बारे में जरूर देखिएगा, अलॉयस का भी बेसिक्स कि कौन कौन से लाइक अलॉयस के एग्जाम्पल्स और कैसे बनते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें जरूर देखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, किन तरीके से मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उनके बेसिक्स, क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या मेथोडोलॉजी, एक बार मैकेनिज्म, गो फॉर इट। पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एक बार। व्हाट इज पीएच, सिंपल डेफिनेशन,
अब क्योंकि पीएच की बात की तो बफर्स भी आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल एज सच दे आर नॉट फ्रेमिंग पीएच और बफर्स बेस्ड, बट यस एप्टीट्यूड गेट का हो गया, डीबीडी जीआरएफ, गैट बी, इनमें आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो हो सकता है दे में फ्रेम दिस टाइम, हो सकता है एक बार हो सके तो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा इन पे बेस्ड। बट यस डेफिनेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीएच और बफर्स की, आईसीएमआर की अगर हम लोग बात करें तो। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की बात की तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी देखिएगा। और छोटी छोटी सी जैसे बेसिक्स क्वेश्चंस दे में फ्रेम, जो हमने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो सब्सटेंसेस को किस तरीके से हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, क्या वो डिस्टिलेशन है, क्या वो क्रिस्टलाइजेशन है, तो बहुत ही बेसिक 6 7 क्लास के क्वेश्चंस है। डिस्टिलेशन है, सेडिमेंटेशन है, तो एक एक्सपेरिमेंटल based or application based question they may frame on the basis of purification of substances, distillation, sedimentation, crystallization होता है, और भी जो मेथड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड ऑल, यहाँ तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा। सो क्रिस्टलाइजेशन, फिर एग्जाम्पल्स कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स, गो फॉर इट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमको पता ही है, इनके एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स एजेंट्स के एक बार मोस्ट कॉमन जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो डेली बेसिस पे डे टू डे लाइफ में या एक्सपेरिमेंट्स में हम नॉर्मली यूज करते हैं, डेली डे एक्टिविटीज, दिस। देन एलिमेंट्स, एक बार पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के टाइप्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स, बिल्कुल बेसिक। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक बार गो फॉर इट, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। फिर आ रहा है इसमें एलोट्रॉप्स, एग्जाम्पल्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एंड चार्ल्स और बॉयल्स लॉ एप्लीकेशंस, एंड तो आई रिपीट बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के एक बार फॉर्मूले भी गो फॉर इट, बॉइलिंग एंड उनके फॉर्मूले एंड एप्लीकेशंस। एंड यस वन मोर इम्पोर्टेंट इज बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो है कैसे कैसे होते हैं, इनके टाइप्स वगैरह, और थोड़ा सा एप्लीकेशन की एक वो आपको दे देंगे, फॉर्मूला दे देंगे या कोई कंपाउंड दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से जो है कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है 100% वाले, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, 100% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये बात हुई केमिस्ट्री की। एक और जो है केमिस्ट्री में, लेट मी रिमाइंड, केमिस्ट्री में ही एक टॉपिक और है, गैसेस की एप्लीकेशंस, गैसियस लॉ तो करने के लिए गैसेस की एप्लीकेशंस, कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ पे यूज होती है, अगेन डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस बेस्ड, कौन सी गैस कहाँ यूज होती है, यूजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। इनमें से आपको जो हाई प्रोबेबल चांसेस है क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से फ्रेम होके आएंगे। सो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो हम लाइफ साइंसेस के लिए डीप में पढ़ रहे हैं, उनके बेसिक्स, प्लांट हार्मोन्स के बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस।
बेसिक्स। बेसिक इकोलॉजी, फिर बिल्कुल बेसिक देखेंगे इकोलॉजी की। फिर है फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एप्लीकेशन अगेन, और कैसे होता है, क्या क्या माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन में पूछ लेते एक कुछ एक्सपेरिमेंट दे देंगे और कह रहे हैं कि भाई ये बुलबुले निकल रहे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट किए होंगे। तो फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड यस माइक्रोब्स से रिलेटेड फर्मेंटेशन में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी, यानी कि नेमिंग नॉमेनक्लेचर। और टेक्सोनॉमी भी किस तरीके से, टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो गो फॉर साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स आ जाते हैं। और साइंटिफिक नेम्स और टेक्सोनॉमी में मीन्स कुछ एक टर्म दे देंगे आपको, जैसे होमोफोबिया, एग्जांपल में देती हूँ होमोफोबिया कुछ, तो ये क्या होता है, इंग्लिश बेस्ड लाइक नेमिंग बेस्ड, ये क्या है। और एक क्वेश्चन जो अगर आप लोड करें तो उन्होंने पूछा हुआ था कि एक टर्म दे दी, एक न्यूसिया वगैरह वगैरह, सो व्हाट इज दिस, एक टर्म दे देंगे और आपको क्या बताना कि क्या है, क्या है। सो टेक्सोनॉमी नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट कम्स बेसिक्स ऑफ, वेरी बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, और इसमें भी एनिमल फिजियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो आ रहा है बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम्ड फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है मेडिसिन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट अगेन, हर जगह आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिनल प्लांट्स एग्जांपल्स मेनली और एप्लीकेशंस अगेन। फिर है डिसीजेस, डिसीजेस के माइक्रोब्स एक बार देख लीजिएगा, कौन से डिसीज के पॉजिटिव एजेंट्स क्या है। एंड किस तरीके की डिसीज है, क्या वो पेंडेमिक है, क्या वो एपिडेमिक है, इस तरीके से रिलेट कीजिए। और क्योंकि हम डिसीज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस, कोविड, सार्स, ये तो आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। डेली वाले जो इफेक्टिव फोकसेस जो चल रहे हैं, कैंसर से थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। वायरल इन्फेक्शन को मैं रिपीटेडली आपको बताती आ रही हूँ, थोड़ा बहुत लाइक कैंसर से कनेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जाम्पल्स और जो किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बहुत ही बेसिक्स बच्चों वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स किसके, ओवी पेरिस, एनिमल्स कौन से, वी पेरिस कैसे हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखिएगा। फिर अगेन बेसिक्स ऑफ डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, और आ जाते हैं इसमें माइक्रोब्स का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियल जो हम फिजियोलॉजी एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक बार वो देख लीजिएगा माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियल के स्ट्रक्चर और एल्गी।
और बैक्टीरिया के बारे में स्ट्रक्चर एंड ऑल, और थोड़ी बहुत जो उनके फीचर्स होते हैं, और एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं वो इनसे रिलेटेड, माइक्रोब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल, हाई प्रोबेबल जो है क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, जिन पे बेस्ड अगेन क्वेश्चन फ्रेम क्या होते हैं बायोलॉजी पोर्शन में से जनरल साइंसेस की। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो देखिए सब कुछ ही है। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन दे फ्रेम। जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड ये फ्रेम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, जैसे कि इंसुलेशन एक कुछ दे दिया और कह रहे हैं कि इंसुलेशन है कि नहीं है, इंसुलेशन किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह, और किसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे फ्रेम और दे में फ्रेम। करंट इलेक्ट्रिसिटी देन कम्स जो रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है, वो वाला टॉपिक्स। रिफ्लेक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। जरूर देखिएगा। वेव्स, जिसमें आ रही है साउंड वेव्स, ये सब 9th 10th की तो है टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं। और लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, इनमें से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे, डेफिनेशन फ्रेम कर देंगे, एप्लीकेशन पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन जो है, एक बिल्कुल ही जनरल सा क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एलईडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये वैसे एब्रीविएशन, जनरल अवेयरनेस में एब्रीविएशन टॉपिक में आएगा, लेकिन है फिजिक्स से रिलेटेड भी। तो एलईडी क्या होता है, ये क्या होता है। फिर और जो है न्यूक्लियर साइंस उन्होंने दे रखा है टॉपिक, तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में पढ़िए। इनके अगेन एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन, एग्जांपल्स एप्लीकेशन ही मेजॉरिटी जो है वहां से पूछते हैं। फिर लेंसेज के बारे में क्या है, लेंसेज में भी जो है मायोपिया दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कौन सा जो है लेंस यूज होता है, मायोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो इनमें से कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस इन आई डिसीजेस को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके क्वेश्चन हो सकता है। कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम कर दे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी फ्रेम, छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल दे में फ्रेम, इससे रिलेटेड जो 10th की ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो है, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, तो एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा आगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के, पार्टिकल्स। ये 9th फिजिक्स है। पार्टिकल्स क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोसॉन पार्टिकल, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन क्या है, एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें यहाँ, पॉजिट्रॉन क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, एनटीएससी के भी क्वेश्चन है ये। और बोसॉन पार्टिकल क्या है वगैरह वगैरह, सो एटॉमिक पार्टिकल्स। गो फॉर इट एक बार। ऐसा जो है इसमें, एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे भी और पार्टिकल अगर देखें तो आपको और क्वेश्चंस, ग्रेविटोन, ग्रेविटोन क्या है, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स वगैरह से रिलेट कर दीजिएगा।
फोटोन हो गया एंड ऑल, ये चीजें। फिर नेक्स्ट है पार्टिकल्स की बात करें, एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो रेडिएशन पे बेस्ड एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स। रेडिएशन एक बार देखिएगा। और और वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड, जो कि मैथमेटिक्स में भी कॉमन बैठा है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो देखिए। दे मे फ्रेम न्यूमेरिकल अगेन, काफी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम एंड ऑल से रिलेटेड। तो ये मस्ट डू टॉपिक्स है, इसमें से हाई चांसेस अगेन कि क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सो अगेन 9th 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और इसमें भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो रिपीटेडली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग रिपीटेडली, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर कीजिए। इसमें भी फिजिक्स वाला जो है कॉमन ही बैठ रहा है, तो डिस्टेंस टाइम, मैथमेटिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहा है तो डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम जो कॉमन है, इंपॉर्टेंट। और मैथमेटिक्स में ही इंक्लूड करेंगे डायरेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल, कि रीजनिंग में भी आ जाते हैं, रीजनिंग में ही बोलेंगे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन, आई वुड से क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वही दे देंगे, यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे है कोई खड़ा हुआ है, somebody is standing over here at a particular position, then he moves towards this north side, then south and all, so you have to find this, okay, and so you have to find out the final distance and all, so this तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली गेट में भी आप देखेंगे, डीबीटी में भी देखेंगे, ये फ्रेम होके आ जाते हैं। सो डिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आई कैन से, सो इतना ये मेन है मैथमेटिक्स। अब यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें देखिए प्लीज गो थ्रू अ प्रीवियस लेक्चर, जरूर देखिए, क्योंकि हम मैक्सिमम जो है ये अपने लेक्चर्स में सब कुछ ही कवर कर चुके हैं। सो गो थ्रू अ प्रीवियस लेक्चर, आई वुड से सब कुछ कवर कर चुके हैं हम मैक्सिमम, जो स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सो जरूर देखिए आप वो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें मीन मीडियन मोड से, सेंट्रल टेंडेंसी वाला मीन मीडियन मोड का से रिलेटेड फॉर्मूले और इनके बीच में रिलेशन क्या है, मेनली वो वाले फॉर्मूले, और ये कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है यहाँ पे टर्म्स आ रही है, देखिए टर्म्स, आप लोग टर्म्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टर्म्स और डेफिनेशन किस किस की, और टाइल क्या है एग्जाम्पल के साथ, क्विंटाइल क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इसको टर्म भी देखेंगे और कनेक्ट भी करेंगे एप्लीकेशन। रेंज और मीन की दोबारा बात करें तो अर्थमेटिक मीन बेस्ड न्यूमेरिकल दे फ्रेम, हार्मोनिक मीन उनके न्यूमेरिकल फॉर्मूले आप देखेंगे, और जियोमेट्रिक मीन फॉर्मूले। नेक्स्ट
फिर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, बायसेस क्या होते हैं और इनके भी टाइप्स, बायसेस के भी टाइप्स। सो बायसेस की क्योंकि मैंने बात की तो एक बार रैंडमाइजेशन क्या होता है, गो फॉर इट। फिर एक बहुत ही जो रिपीटेडली क्वेश्चंस जहां से वो फ्रेम हो जाते हैं वो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके फेजेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके क्या क्या रिसर्च में फेजेस होते हैं, तो फेजेस ऑफ ट्रायल्स और रिसर्च ट्रायल्स। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट, ये डिटेल देखिएगा तो इसमें सब कुछ ही इन्वॉल्व हो जाएगा, इनकी डेफिनेशन आप देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन तो इसमें एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, सब कुछ ही जाएगा ना, तो इनके बीच में डिफरेंसेस देखिएगा और फोकस ऑन काई स्क्वायर, एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सब हम कर चुके हैं लेक्चर्स में। फिर यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इनके फॉर्मूले एंड एप्लीकेशन एंड टर्म्स, टर्म्स भी, टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग, टर्म्स, डेफिनेशन। सो गो फॉर इट एज वेल, सारे देख लीजिएगा नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। फिर स्क्यूनेस टाइप्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन क्वेश्चंस दे फ्रेम। फिर यहां से निकल कर एक और सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इनके फॉर्मूले ये हमने जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे तब समझे थे, तो ये क्या है इनकी टर्म्स, फॉर्मूले एंड ऑल। और भी जो है इनसे रिलेटेड प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, उनकी भी फॉर्मूले वगैरह वगैरह, तो ये भी आप देख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, जेआरएफ में भी रिपीटेडली क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं सीएससीआर में, तो हो सकता है दोबारा से एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट दे दें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर की टाइप्स, और वेरिएबल के भी टाइप्स। हेलो, एरर कौन सी है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, वेरिएबल किस तरीके का होता है, वेरिएबल रैंडम है, रैंडम वेरिएबल है और नॉमिनल है, इस तरीके के क्वेश्चंस यू विल फाइंड। सो वेरिएबल टाइप्स और एग्जांपल्स आप लोग जरूर देखिए, कनेक्ट कीजिएगा इन चीजों को भी। ओके, सो ये स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है। नेक्स्ट आ रहे हैं, आप फाइन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस।
तो जनरल अवेयरनेस डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीजें हैं, अपडेटेड वाला जो है, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज कौन कौन से साइंटिस्ट ने जीते थे। साइंटिस्ट देख लीजिएगा और ईयर देख लीजिएगा, इसमें एक बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी। फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन दे में फ्रेम। फिर यहाँ पे आ रहा है एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट। ये सब आपको जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स जो होती है अच्छी अच्छी, वहां से सब मिल जाएंगे एब्रीविएशंस। जैसे कि पूछ लेंगे आईएसटी क्या है, जीएमटी क्या है, और जीपीएस क्या है, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस निकल के आते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एम्स में भी आए हुए हैं, हेडक्वार्टर्स और लोकेशंस किसकी कहाँ कहाँ है। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूएचओ कहाँ है, और जैसे आईसीएमआर की मेनली आप लोग ही जरूर देखिएगा आईसीएमआर के कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो इंडियन लेवल पे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स है वो सब देखिएगा, मेडिकल लेवल पे भी और मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड। सो हेडक्वार्टर्स, देन वेरी कॉमन टॉपिक्स पॉल्यूशन, बायो रेमेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन, वेरी कॉमन टॉपिक्स। डिग्रेडेशन, then some ecological or geographical based क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाले, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हिमालयास वगैरह से रिलेटेड, जो हमने 9-10 एसएसटी में पढ़ा था। यहाँ से निकल के देखिए 9th और 10th की सोशल साइंस भी आ रही है। एक बार हो सके तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा एसएसटी की भी। सोशल स्टडीज और सोशल साइंस ये हो गया। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, एग्जांपल्स राबी, खारिफ, सीजनल क्रॉप्स जो होते हैं। अब क्योंकि क्रॉप्स की बात की है तो सॉइल के टाइप्स, अलग अलग सॉइल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखिए बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है ना जनरल अवेयरनेस के, जो हर ही एग्जाम में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से वहां पे आते ही आते हैं। सॉइल के टाइप्स कहाँ है, इस सॉइल में कौन सी फसल उगेगी एंड ऑल, ये सब। देन नेक्स्ट कम्स इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप वगैरह, कोई भी आपको बैरोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे उनका एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस मेनली। देन बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, थ्योरीज साइंटिस्ट लोगों की, मेन मेन इंपॉर्टेंट वाली। फिर आ रहा है इसमें और जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, जो भी रिवॉल्यूशंस हुए थे इंडिया में वो जरूर देखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, आई वुड से मूवमेंट्स ओवर हियर। ना तो इसमें रिवॉल्यूशन वगैरह, ग्रीन व्हाइट, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे भारत में हिस्टोरिकली वो देखिएगा। एंड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, कौन से ईयर में हुए थे। अब यहाँ पे बुक्स की बात आ रही है तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके ऑथर्स भी गो फॉर इट, कब पब्लिश हुए थे, कौन कौन से ऑथर्स थे, ये सब भी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ की। आईसीएमआर जेआरएफ 2024 के लिए
एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए और आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम्स। तो इससे पहले भी लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री और इम्पोर्टेंट यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड वन मोर थिंग वी विल इंक्लूड एंड दैट्स इसी में ही एनिमल फिजियो से रिलेटेड एनिमल जो है एनिमल सेल कल्चर और आई वुड से मीडिया और इवन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेआरएफ आईसीएमआर के लिए आप लोगों को जरूर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी मस्ट डू टॉपिक्स। तो इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम पे फोकस, many questions have been framed from the same and उसमें भी please focus on filtration mechanism। filtration mechanism एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा, this is important। फिर मैकेनिज्म की बात हो रही है तो और एक मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। फोकस ऑन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एज वेल। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके भी हॉर्मोन्स जो कि सीएसईआर जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो वही जो आप लोग सीएसईआर जेआरएफ लाइफ साइंसेस के लिए कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स, इस पे प्लीज फोकस। नाउ अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में प्लीज गो फॉर फ्रॉग। एक बार जो है फ्रॉग और कॉकरोच की एनाटॉमी पे ध्यान दीजिएगा। फिर आ रहा है इसमें जो सीएसईआर जेआरएफ में भी आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इज ईसीजी, डायूरेटिक्स, applications, examples, usage and all diuretics, and again vasodilation, vasoconstriction, कौन सी ड्रग्स है जो वेसोडाइलेशन में मदद करती है या फिर वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो ये वाले अगेन आई रिपीट दिस, these questions are again even like most commonly framed in CSER JRF as well। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है और ये वाले आप लोग जरूर कीजिएगा। CSER JRF में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होके आते हैं। फिर और बात करें एनिमल फिजियोलॉजी में ही कंटिन्यूएशन में, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, एक बार वर्म्स जो है, वर्म्स के एग्जाम्पल्स, टाइप्स और डिसीजेस इन्वॉल्व, कौन कौन से वर्म्स है, क्या क्या बीमारियां करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिएगा।
फिर मोस्ट कॉमन बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम आर्टरीज और वेन्स, इनके बीच में डिफरेंसेस मोस्ट कॉमन, एंड ऑल. And one more thing which is very very important is related to brain system. ब्रेन से रिलेटेड जो भी है बीमारियां, डिसऑर्डर्स और थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम, थोड़ा बहुत go for it. As such, they haven't framed questions from action potential, जो कि CSE JRF के जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. एक्शन पोटेंशियल का एक एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट सी में आ जाता है CSER में. यहाँ पे सच एक्शन पोटेंशियल एक बार बेसिक थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, बट मोस्टली दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करें तो आप लोग जो है रिपीट डिसीजेस और डिसऑर्डर्स पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेडिकल रिसर्च या रिपीट. सो एनिमल फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो आपको जरूर करनी चाहिए वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं. दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक ऑफ एनिमल सेल कल्चर, और आई वुड से मीडिया, और थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर दे तो क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए. तो यहां से जो आ रहा है सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, ग्रोथ, कल्चर और सेल कल्चर, मीडिया, उनके टाइप्स. प्लीज फोकस, दिस इज इंपॉर्टेंट. मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी जो है फ्रेम हो रहे हैं यहां से. गो फॉर वेक्टर्स एज वेल. थोड़ा सा वेक्टर्स अगेन जो भी हमने डीबीटी जेआरएफ के लिए और CSE जेआरएफ में इंपॉर्टेंट बताए थे, एक बार वो जो है आप देख लीजिएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वेक्टर्स हो गए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल. एज सच इतना डिटेल में और चीजें नहीं आ रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से. थोड़ा सा वेक्टर पे आप लोग फोकस कीजिएगा. और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया डीबीटी जेआरएफ और CSE जेआरएफ के लिए, सो गो फॉर इट. लाइक if you are looking for topics important in recombinant DNA technology. यहाँ से जो है मीडिया और सेल कल्चर की बात करें तो ये जो है ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है अब बायो इंफॉर्मेटिक्स. If we talk of bioinformatics important topics, so please focus on the very topic like drug designing, molecular docking, इसमें ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आता है वैसे तो ये तो फ्लो, दिस इज द टॉपिक ऑफ फ्लो साइटोमेट्रीज. रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एनिमल टेक में आ रहा है ये आई रिकॉल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर. एनिमल टेक्नोलॉजी का है फ्लो साइटोमेट्री, molecular docking, और then bioinformatics again, protein database, search engine tools,
इस पे भी ध्यान दीजिएगा। सो लेट मी थोड़े से टॉपिक्स मेरे को यहाँ के, आई एम रिकॉलिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिकॉल करते करते देखिए, यहाँ से रिपीट फ्लो साइटोमेट्री, देन फिश, FISH, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन रिपीट, ये हम लोग जो है DBT JRF और CSR JRF के लिए डिस्कस कर चुके, वही टॉपिक्स मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो वाली वीडियोस आप लोग अगेन देखिएगा। बट यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू कैन फोकस ऑन द सेम। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें सब कुछ आ गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, SDS पेज आ गया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS आ जाता है यहाँ से। तो अभी टॉक ऑफ एग्जामिनेशन लाइक गेट, गेट की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन जो फ्रेम हो रहे क्वेश्चन वो SDS में से हो रहे हैं, और वो भी उसमें क्या पूछ लेते, पीएच बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम। Research ICMR JRF PH based questions I haven't noticed. Cationic anionic exchange, chromatography भी मेरे को यहाँ से याद आ रहा है। वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बैठ रहे हैं अगेन, जो कि और एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट है, DBT है और CSER है। तो वही रिकॉमेंड डेली टेक्नोलॉजी में भी प्लीज फोकस द सेम टॉपिक्स, please focus on these. So we have covered important topics from the units: animal physiology, bioinformatics, recombinant DNA technology और थोड़ा बहुत proportion of सेल कल्चर मीडिया, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस और बहुत बड़ी एग्जाम देके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। देयर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड सिमिलरली ब्रेन की हम लोगों ने बात की, तो यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आई पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस। द नेक्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से निकल के जी में एनिमल फिजियोलॉजी में और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको जरूर करने चाहिए ICMR के लिए। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है पुराने लेक्चर्स में कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ICMR JRF के लिए। एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो निकल के आ रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग्स, ड्रग्स और मेडिसिन जो नॉर्मली यूज होती है आजकल मेडिकल रिसर्चेज में मोस्ट कॉमन डिसीजेस में, जैसे कि डायबिटीज के अगेंस्ट, टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट, मोस्टली जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर के अगेंस्ट क्या क्या जो है लेटेस्ट ड्रग्स और मेडिसिन चल रही है, या फिर किस तरीके से थोड़ा सा मैकेनिज्म पे अगर हम लोग फोकस करें तो कुछ कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करते हैं, है ना। और डायबिटिक्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, डायबिटिक्स और ड्रग्स रिलेटेड, तो ये वाले जो है मेडिसिन के बारे में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में जो मोस्ट कॉमन डिसीजेज जो चल रही है ह्यूमंस में। देन नेक्स्ट इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अगर मैं और स्पेसिफिक करूं हार्मोन्स, सो हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें भी प्लीज फोकस ऑन पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, और पेनक्रियास से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है तो गो फॉर इट। देन ग्लैंड्स, अगेन एक टॉपिक जो है अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इंपॉर्टेंट है, और ग्लैंड्स के भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार टाइप्स जरूर देखिएगा, अलग अलग जो है टाइप्स क्या होते हैं ग्लैंड्स के। जैसे कि कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन आ गया था कि इक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, कुछ इस तरीके के। सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट, सो इक्राइन ग्लैंड्स क्या है एंड ऑल,
This is important. So maximum questions like they are framing from glands. So please focus on this अच्छे से. फिर आते हैं कुछ और जो अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं टिश्यूज से रिलेटेड. कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो गए, एडिपोज टिश्यूज क्या हो गए, जो नॉर्मली जो हमारे 12th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं टिश्यू से रिलेटेड. तो 12th का बेसिक्स ऑफ टिश्यूज एंड टाइप्स एक बार फोकस. अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी में डेवलपमेंटल बायो को इन्वॉल्व करूं तो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो. जो कि CSER GRF में भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्ट सी हो, बी हो या सी हो. तो वही एक बार आप देख लीजिएगा जो CSER GRF के लिए हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो टाइप्स. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स वगैरह, स्केलेटल सिस्टम आई वुड से. इसमें भी बोन्स, जॉइंट्स और टेंडन्स के बारे में प्लीज गो फॉर इट. इसको अच्छे से देखिए, काफी अच्छे से. फिर आती है डिसऑर्डर्स और बीमारियों के बारे में हम लोगों ने बात की है. तो मोस्ट कॉमनली जो पेन से रिलेटेड क्वेश्चंस दे में फ्रेम्स, ऑफ पेन एसोसिएटेड विद जो भी आजकल बीमारियां चल रही हैं, पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस. नेक्स्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां से निकल के आ रहा है, एनिमल किंगडम के बेसिक्स. एनिमल किंगडम में से उसके बेसिक्स में से काफी क्वेश्चंस जो है दे आर फ्रेमिंग, दे मे फ्रेम अगेन. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमल किंगडम के बेसिक्स आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग, चाहे वो स्टडी हो गया या फिर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं इस तरीके से. तो एक बार आप एनिमल किंगडम को देखिएगा, 12th वाला कॉन्सेप्ट जो है, क्लास 12th का. नेक्स्ट कम्स मोस्ट कॉमन जो आजकल जो है पैथोलॉजिकल टेस्ट जो चलते हैं डे टू डे लाइफ में, नॉर्मली जो डिसीजेस होती है, नॉर्मल डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस के पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल. फिर आ रहा है, अगर मैं फिर से फोकस करूं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट है, यहां से एक और सिस्टम इंपॉर्टेंट है और वो आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स एंड ऑल से रिलेटेड और टाइडल वॉल्यूम, ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगेन CSER JRF के होते हैं, न्यूमेरिकल दे में फ्रेम, कुछ न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, सो दे में फ्रेम अगेन उससे ही रिलेटेड. सो इसको आप इस तरीके से करिएगा कि न्यूमेरिकल आप कर ले और एप्लीकेशन वगैरह आप कर पाए. तो लंग से रिलेटेड देयर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. एंड सिमिलरली ब्रेन की हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आई स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक बार गो फॉर आई स्ट्रक्चर एज वेल. एंड वन मोर system is very very important, that's reproductive system. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में भी फ्रेम्ड. स्ट्रक्चर क्या है, oocyte, ovum एंड ऑल, और जो मैकेनिज्म है वो फॉर इट, मैकेनिज्म वगैरह जो होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनिमल्स में, और दे में इवन फ्रेम अ न्यूमेरिकल, कुछ एप्लीकेशन लगा सकते हैं जैसे CSER JRF में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एंड ऑल. सो दिस इज रेस्पिरेटरी and reproductive system. These are again very important systems along with excretory system which we discussed in the previous video. Okay, so ये वाले टॉपिक्स भी आप लोग जरूर कीजिए एनिमल फिजियोलॉजी के लिए. So maximum टॉपिक्स we are covering जो बहुत इंपॉर्टेंट है ICMR के लिए. Stay in touch with us, all the best. ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ICMR JRF के प्रैक्टिस क्वेश्चंस. So these questions we have framed
अगर आप लोग जो है वी वांट टू स्कोर रियली हाई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिएगा. इट वुड बी श्योरली हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग like a great score in the general aptitude sections for ICMR JRF examination. And we have been like consistently discussing important topics और important units क्या क्या है ICMR JRF के लिए, aptitude के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूर करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट. तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का लेक्चर, प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को, ताकि एक आइडिया लगे हम लोगों को कि किस तरीके से अगर क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाते इस तरीके के, तो कैसे सॉल्व करेंगे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. डाइस, देयर इज इट्स अ डाइस व्हिच इज थ्रोन वंस. एक डाइस है जो हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो it's thrown once and what is the probability of getting a number less than 3? Less than 3. तो I repeat, general aptitude में mathematics portion में से permutation and combinations, probability, distance time graph, distance velocity graph related questions, they have been consistently framing. तो ये वाले टॉपिक्स आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा. चलिए, डाइस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे हमको पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो निकल के आता है, जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है, दैट्स नंबर ऑफ कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं को डिवाइड कर दे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो वहां से प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो कितने निकल के आएंगे. टोटल जो है यहाँ से निकल के आएगी 6 बार ना. टोटल वुड बी 6. यस, 6 हो जाएगा. और वो कह रहे हैं ऐसा नंबर आना चाहिए, जो हम फेंक रहे हैं, एक ही डाइस की बात कर रहे हैं, कि नंबर जो है 3 से कम आना चाहिए. सो 3 से कम आना चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, कितने आएंगे, कितनी बार आएंगे, नंबर की बात हो रही है. कितनी बार, 2 आ सकता है. 3 से कम मतलब या तो 1 है या 2 है, 0 तो होता नहीं है यहाँ पे. तो 1 और 2. सो 2 टाइम्स, नंबर वुड बी 2 टाइम्स, 2 बार आ सकता है. तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी वुड बी 2 बार आ सकता है. नंबर की बात कर रहे हैं, आई रिपीट. और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर फेवरेबल, टोटल आउटकम्स इज 6. तो आंसर यहाँ पे कितना आसानी से 1/3 आ गया है. तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है 1/3. हाँ, तो वही आंसर है, 1/3 इज द राइट आंसर. सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल. आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन. नेक्स्ट, the most potent greenhouse gas in terms of efficiency is N2O, C2O. What is C2O? Is it C2 or CO2? CFC और CH4. तो हमको पता है ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्या क्या होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेम हो रहा है वो हो रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पोटेंट जो है ग्रीन हाउस कौन सी होगी. बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है. आई गेस आई शुड नॉट बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो क्लियर कट है वो आंसर क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर. सो ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन, बायोरेमिडिएशन, बायोडिग्रेडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक्स है फॉर जनरल एप्टीट्यूड. ये वाले टॉपिक्स आप लोग जरूर करिएगा. इनमें से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन फ्रेम होके दे गिव द फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स. इनमें से, इन रेडिएशंस में से कौन से ऐसे रेडिएशंस है जिनकी जो है एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है लेकिन वेवलेंथ जो है वो कम है. तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द राइट आंसर, क्योंकि इन रेडिएशंस की जो एनर्जी वो काफी हाई होती है और वेवलेंथ कम होता है. इंफ्रारेड रेस की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल ही उल्टा होता है. यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल्स कम होती है, सो लोअर एनर्जी लेवल्स. और वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है. इसी तरीके से अगर आप लोग माइक्रोवेव और शॉर्ट वेव की भी देखेंगे तो वहां से भी आपको पता लगेगा कि इनकी वेवलेंथ और एनर्जी लेवल्स क्या है. ओके, सो आई वुड सजेस्ट इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग जरूर कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़िए. स्पेक्ट्रम होता है,
इससे आपको आइडिया लगेगा। रिकॉल कीजिए, देखिए 9th 10th अगेन साइंस एनसीईआरटी में हम ये कर चुके हैं स्कूल्स में, तो वही करना है, वही रिवाइज करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़िए दोबारा से कि किन रेडिएशंस की या रेस की, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, बीटा रेज हो, अल्फा रेज हो, वगैरह वगैरह वगैरह, और भी तो रेज होती है, तो उनकी किन किन की जो है वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, या फिर एनर्जी लेवल्स क्या है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये फिजिक्स से, जो एप्टीट्यूड में फ्रेम होके आ जाते। तो राइट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेकंड का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट वन इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और सबको इसका आंसर पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। बताइए इसे, को क्या बताने की जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एरिस्टोटल, सेकंड इज रॉबिन वॉरेन, रॉबिन वॉरेन ने क्या किया था भाई। देन नेक्स्ट इज बैरी मार्शल, एंड थर्ड वन इज एडवर्ड जेनर। बिल्कुल क्लियर कट है, एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। हम तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वैक्सीन के बारे में, और कहानी इनकी दोबारा से रिकॉल कीजिए कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की कहानी क्या थी, कहाँ से इनको आइडिया आया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जो है हमको पढ़ना चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग मेडिसिन मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो मेडिसिन से रिलेटेड आई वुड सजेस्ट साइंटिस्ट जो है, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में रीड। इवन कौन से ईयर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे सक्सेसफुली, वो भी एक बार गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ। इसमें भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर लिलीसिए तो नहीं है, फंजाई। देखिए क्या ऑप्शन है, फंजाई। नेक्स्ट इज साइकेडेसिए, एंड लास्ट वन इज लेग्यूमिनेसिए। तो हमको पता है पल्सेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आती है, फैमिली फेबेसिए आती है, लेकिन उन्होंने इतना आसान ऑप्शन दे दिया है, और वो है लेग्यूमिनेसिए। हमको पता है लेंटिन्स है, लेग्यूम्स है, तो राइट आंसर इज बी, फिफ्थ का लेग्यूमिनेसिए। तो फैमिलीज आप लोग देखिएगा, बोटेनिकल पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, बॉटनी की बात करें, तो फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट। फ्लावरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं बायोलॉजी पोर्शन में। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फिजिक्स का क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से, फिजिक्स केमिस्ट्री। A gas occupies 200 ml at pressure 1 bar at 30 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है जिसका प्रेशर उन्होंने दे दिया है, तो पी लिख लेते हैं यहाँ पे। 200 ml प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। 200 ml है वॉल्यूम, सॉरी दिस इज वॉल्यूम, V is 200 ml, pressure is 1 bar units, and T is 30 डिग्री सेल्सियस। ये तीन चीजें दी हुई है। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाइड एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ द प्रेशर बिकम्स 1.025 बार। तो P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है विच इज 1.025 बार, और V2 हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि T जो है कांस्टेंट है। अब याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कौन से लॉ पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन बन के आ रहा है। सो दैट्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, वेरी वेरी सिंपल। बॉयल्स लॉ के अनुसार जो है प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यहाँ से कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, और फॉर्मूला जो बनता है दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। वी नो दैट, वी हैव रेड इट 9th 10th में, और डिटेल में हम लोगों ने 11th 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट। तो P1 यहाँ पे कितना है, 1 है। V1 कितना है, 200 ml है, यूनिट जरूर लिखिएगा जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन। P2 कितना है, 1.025 है, और V2 हमको कैलकुलेट करना, लेट्स से इट्स x, सो x वुड बी 200 अपॉन 1.025, क्योंकि प्रेशर जो है 1 है, तो इसका जो x है वो निकल के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर वो भी 195.12 ml इज दी राइट आंसर। कितना आसान है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ पे बेस्ड भी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन।
तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अगर हम गैसेस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन में। नेक्स्ट इजी, इतना आसान है अगर कर रखा है प्रैक्टिस तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। एटम बॉम्ब जो है is based on the principle of first option is nuclear fusion, the next is nuclear fusion, third one is both fusion and fusion, and the last one is radioactivity। अरे भाई, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। फ्यूजन है कि फ्यूजन है, या दोनों है? रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आ गया? हो सकता है रेडियो एक्टिविटी, मूवी निकल के आई थी यहाँ पे ओपेनहाइमर। तो इसका जो आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर, सेवेंथ का ए आंसर है। फ्यूजन किसके लिए होता है? विच बॉम्ब? इज इट हाइड्रोजन बॉम्ब? फ्यूजन का कॉन्सेप्ट हीलियम हाइड्रोजन के बेस्ड। तो बॉम्ब्स के प्रिंसिपल, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स, गो फॉर इट, एक बार रिकॉल कीजिएगा आप दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, स्पेशली रिसर्च से रिलेटेड, स्पेशली ICMR से रिलेटेड, तो इनके एब्रीविएशंस, इनकी लोकेशन, गो फॉर इट, ये जरूर एक बार देखिएगा हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट ऑफिस की जो है रिसर्च जहाँ पे चल रहे हैं मेडिकल रिसर्च से स्पेशली रिलेटेड, बहुत सारे निकल के आएंगे यहाँ से। ICAR कहाँ है एंड ऑल, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, स्पेशली इंडियन लेवल पे, इंडिया में जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लोकेशंस को फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर ICMR GRF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दी गई है, पार्टिकल एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन फोटोन, देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी, जो हम कर रहे हैं और कर चुके हैं बचपन में। तो बेरिलियम 9, हीलियम 4 गिव्स C12 प्लस एक्स। हमको बताना है कौन सा पार्टिकल है एक्स। तो दिस, ये जो ऊपर जो लिखते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स के ऊपर, वो होते हैं एटॉमिक मासेस, इफ वी रिकॉल, और नीचे जो आते हैं वो आते हैं एटॉमिक नंबर्स। सो दिस इज 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स बैलेंस्ड है कि नहीं है ना। इधर जो है, इधर ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। तो 9, अगर हम एटॉमिक मासेस को देखें या मास नंबर देखें, तो मास नंबर इधर की साइड से 9 + 4 है, और यहाँ पे आ रहा है 12 प्लस वी डोंट नो डैश। और यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक नंबर्स को देखें तो 4 + 2 है, और यहाँ पे आ रहा है 6, और यहाँ पे हमें नहीं पता। तो एटॉमिक नंबर से 4 + 2 और 6 ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यानी कि पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 0 है। और यहाँ पे मास जो है 9 + 4 यानी कि 13 है, 13 है टोटल मास नंबर। और यहाँ पे क्या है, राइट साइड 12 है, और एक्स का मास नंबर हमको नहीं पता है। तो यहाँ से एक्स का जो है एटॉमिक नंबर तो 0 निकल के आया, और मास नंबर अगर हम देखें तो 13 आना है, सो 12 ऑलरेडी है, तो 1 वुड बी दी मास नंबर। अब बताइए एक्स पार्टिकल का जिसका मास जो है 1 होता है, एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 0 है, किस पार्टिकल का होता है? वो किस पार्टिकल का होता है? इज इट न्यूट्रॉन ना? न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो है वो न्यूट्रॉन है। तो इनके जो भी पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, आप लोग जो है इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह वगैरह, इनके एटॉमिक नंबर्स, इनके मास नंबर्स जरूर याद कीजिएगा। इनके फॉर्मूले एक बार, सिंबल्स आर अगेन इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द मास नंबर्स एंड एटॉमिक नंबर्स। उस तरीके के क्वेश्चन दे मे फ्रेम अगेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वाला तो आप खुद बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कहाँ है भाई, कहाँ पे है? मुंबई, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। चलिए पता है आप लोगों को आई गेस, तो करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, राइट? बी इज द राइट आंसर। तो अगेन ये वाले क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में पता होनी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन आइसोटोप ऑफ सीजियम, एक एलिमेंट दे दिया गया सीजियम, जिसका जो है हमें मास नंबर दिया हैज हाफ लाइफ ऑफ 30 इयर्स, उसका हाफ लाइफ 30 साल है। अगर 1 ग्राम सीजियम को हम डिसिंट्रेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 90 इयर्स, 90 साल के लिए, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सीजियम वुड रिमेन? हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो फॉर्मूला जो है हाफ लाइफ का लगेगा। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि टी हाफ, हाफ लाइफ दे रखी है तो टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है 30 इयर्स। टोटल जो ईयर है, क्योंकि वो कह रहे हैं इतने सन में, इतने मतलब ईयर्स में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और वो है 90 इयर्स। एन नॉट जो है इनिशियल स्टेज पे, इनिशियली कितना था सीजियम का अमाउंट? 1.0 ग्राम, और हमको कैलकुलेट करना है एन टी, 90 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जो है फॉर्मूला जो फ्रेम होता है हाफ लाइफ का, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 का टी अपॉन टी हाफ। ये दिस इज दी वेरी फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी हाफ लाइफ एनी लाइक एनी मिनट। तो चलिए यहाँ से इजीली निकल जाएगा, एन टी हम निकाल देंगे। एन टी कितना आ जाएगा? एन नॉट इज 1 मल्टीप्लाई 1/2, so 90 upon 30 which becomes 1 into 1/2 का टी टाइम्स 3, 30 से 90 को डिवाइड कर दिए 3 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और आई कैन से 1/8, जिसका आंसर निकल के आ रहा है 0.125 ग्राम्स, 0.125 ग्राम्स। इस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी था ये भी। ओके ओके, स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी बात। मीन मीडियन मोड दे दी गई है, तो मीन जो है, मीन कितना है, मोड कितना है, और मीडियन कितना है वो दे दिया गया है। और पूछ रहे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या फिर नॉर्मल है। देखिए अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यूज अगर बराबर है, ऑल इक्वल, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन curve or data we already discussed while अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर स्क्यूनेस नेगेटिव है, यानी कि डिविएशन हो गया है, नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में क्या होगा? मोड सबसे बड़ा होगा, तो मीन सबसे छोटा, फिर मीडियन, और फिर मोड। सो नेगेटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में कब होगा, क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे बड़ा, इसका उल्टा कर दीजिए, मीन सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा मीडियन, मीडियन तो देखिए बीच में ही आएगा, और सबसे छोटा जो है मोड है पॉजिटिव स्क्यूनेस में। अब अगर वैल्यू देखिए मीन मीडियन मोड की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मीन की है, फिर उससे कम मीडियन की है, फिर सबसे कम मोड की है। ये कौन सा केस बेटा? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो द राइट आंसर इज पॉजिटिव स्क्यू। अगर तीनों बराबर होते तो सिमेट्रिकल और नॉर्मल, सिमेट्रिकल और नॉर्मल एक ही बात है ना। और अगर मीन सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर मोड सबसे ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रिसर्च के आ रहे हैं, आप रिसर्च बेस्ड स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। एक अलग अलग लोग ले लिए गए, उनका प्रोटीन डाइट देखा गया कि
इस तरीके से जो वो वेट लॉस कर रहे हैं, तो आजकल काफी ट्रेंडिंग है एक्सपेरिमेंट. सो द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद अ हाई प्रोटीन मील प्लान while the control group follows a regular diet. तो एक कंट्रोल है जिसकी रेगुलर डाइट फॉलो हो रही है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिनपे हाई प्रोटीन जो है हाई प्रोटीन डाइट दी गई है, और देख रहे हैं कि भाई वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो कौन सा जो है इसमें स्टैटिस्टिकल और रिसर्च बायस की बात करें यहाँ पे, तो रिसर्च बायस जो है इट रिप्रेजेंट. तो राइट आंसर ऑफ दिस इज पब्लिकेशन, नहीं परफॉर्मेंस बायस इज द राइट आंसर. तो एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर दो कुछ ग्रुप्स ले लिए गए हैं और उनको एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, तो इस तरीके के रिसर्च बायस को हम परफॉर्मेंस बायस कहते हैं. तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, तो रैंडमाइजेशन बेस्ड बायसेस क्वेश्चंस उन्होंने कुछ पूछे हुए, तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछ ले, बायसेस डायरेक्टली पूछ ले क्या होते हैं. तो पब्लिकेशन बायस, इंफॉर्मेशन बायस, ऑब्जर्वर बायस, इन सब के बारे में जो भी रिसर्च बायसेस है, गो फॉर इट, इसके बारे में आप पढ़िएगा एप्लीकेशन बेसिस पे. इनकी भी एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स आपको समझने हैं. आई रिपीट, समझने हैं. जैसे ये क्वेश्चन एक फ्रेम होके आया. ऑब्जर्व बताइए कब करेंगे, कब होता है ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस से उसको रिलेट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन तो निकल निकल के आ नहीं रही है, और पब्लिकेशन से तो कोई लेना देना दिख नहीं रहा है. राइट, इजी. सो परफॉर्मेंस, हाँ एक्सपेरिमेंट हुआ है तो परफॉर्मेंस की गई है, सो परफॉर्मेंस बायस यहाँ पे लागू हो रहा है. सिंपल, कॉमन सेंस बेस्ड. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर. मजा आ रहा है. चलिए नेक्स्ट. कंसिडर अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. रैंडमाइज देखिए आगे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इवैल्यूएटिंग अ न्यू एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर एचआईवी. एचआईवी से टेस्टिंग रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है. अ पायलट ट्रायल रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स. कुछ पार्टिसिपेंट दिए गए हैं जिनमें ट्रीटेड और अनट्रीटेड जो है, ट्रीटेड और अनट्रीटेड ग्रुप्स बनाए गए हैं. नंबर दे दिए गए हैं 14. सो वी वांट टू असेस द वायरल लोड. हम लोग को क्या देखना कि कितना जो है वायरस पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड गया है, लोड हुआ है ट्रीटेड में वर्सेस द अनट्रीटेड ग्रुप्स. व्हिच स्टैटिस्टिकल test would be the best one for this or significant for this? First option is Z test. Next is Kruskal-Wallis test. And next is Mann-Whitney test. And the third one is chi-square test. इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इनका पता होना चाहिए क्या, कि कहाँ कहाँ पे हमको Z टेस्ट, T टेस्ट, पेयर्ड, अनपेयर्ड और काई स्क्वायर टेस्ट, और जो भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस है, कहाँ पे हमको इसको यूज करना है. और एनोवा, एनोवा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनकी एप्लीकेशन. तो जेड टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर बात जो है हम मीडियन मीन की कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की अगर हम लोग कॉरिलेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं जेड टेस्ट. राइट, इस तरीके के न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कि नहीं किए, काफी किए ना. मीन की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड दो ग्रुप्स हैं. दो ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं, है ना, और वो भी इंडिपेंडेंट है, कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है. अब बस यहाँ से हमको हिंट मिल गया. ओके. सो क्रूस्कल वॉलिस और मैन वाइटने, या करेक्ट आंसर इसका एक्चुअली में मॉन, इट्स मैन वाइटने टेस्ट है. क्योंकि मैन वाइटने टेस्ट के केस में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लिए जाते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. सो टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंसिडर्ड, और उनके बीच में देखा जाता है उनको डिफरेंसेस है कि नहीं है, क्या क्या चीजें हैं. और इसी से रिलेटेड एक और टेस्ट है, वो है क्रुस्केल वॉलिस टेस्ट. इसमें जो है तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंसीडर करते हैं. इसी तरीके का ही है, इसके भाई जैसा ही है, और उनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह देखा जाता है, फाइंड आउट करते हैं. एंड काई स्क्वायर टेस्ट का आई होप वी आर फैमिलियर विद, लाइक जो एप्लीकेशन जो काई स्क्वायर का हम लोग काफी जानते हैं. तो काई स्क्वायर टेस्ट में जो है क्या निकालते हैं भाई, एक्स
एसोसिएशन, दो अगर वेरिएबल्स है उनके बीच में एसोसिएशन है कि नहीं है, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसका तो एक फॉर्मूला मोस्ट कॉमन है, एक्सपेक्टेड कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वेरिएबल की, ऑब्जर्व कितनी आ रही है, और एक फॉर्मूला निकल के आता है, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। और जेआरएफ के मोस्ट कॉमन, जेआरएफ के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। तो काई स्क्वायर टेस्ट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, दो वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही, ग्रुपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। काई स्क्वायर टेस्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हमको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। आप लोग इन टेस्ट के एप्लीकेशन जरूर देखिएगा, कहाँ कहाँ पे है, अगेन एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स, और इनसे रिलेटेड इनके जो है सिमिलर टेस्ट कौन कौन से होते हैं पैरामेट्रिक में और नॉन पैरामेट्रिक में। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट की अगर हम लोग सिमिलर टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट फिशर टेस्ट भी होता है, फिशर्स टेस्ट। इसी तरीके से मैन वाइटने टेस्ट का एक जो है रिलेटेड एक सिमिलर टेस्ट होगा, तो इन टेस्ट के सिमिलर टेस्ट भी होते हैं पैरामेट्रिक और नॉन मेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। सो आई वुड सजेस्ट वो आप लोग जरूर देखिएगा, और एप्लीकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को जो है मजा आया है, समझ में आ रही कॉन्सेप्ट्स। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिलेट कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी नॉलेज को, उसको कनेक्ट कीजिए कि किस तरीके से हम लोग एक रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय लेक्चर्स विद अस। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच, ऑल द बेस्ट।